हेलो एवरीवन। ये लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसके लिए माइक बंद है। वी आर वेटिंग फॉर कपल ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में विल स्टार्ट इट। ठीक है, अभी टाइम पास ही चल रहा है 5 मिनट के लिए। आई विल स्विच ऑन द माइक लेटर।
Anyways, let's start. So those of you who are attending it as your first lecture, अच्छा, for online students I have around 35 students offline, और उनमें से most of them have not attended yesterday's first lecture, so I'll need another 10-15 minutes to give them overview about the first lecture. Okay, so basically 2-2.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर था, वो 15 मिनट में सम अप करना is unjustified, but I do not have any other option, है ना. So to put it in simple words, हम सिर्फ 2 चीजें 15 मिनट में डिस्कस करते हैं कि ऐसे होता क्या है ना. कोई फैंसी डेफिनेशन मत देना कि इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, ये कुछ नहीं है. ऐसा ऐसे का सिंपल, ये क्या है, ऐसे का सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसे अरे वाह, कल का ही है ना ये तो. चलो एक एक्स्ट्रा स्लाइड है इधर तो देख लेते हैं. सो ऐसे in Hindi or in Sanskrit or in Marathi is निबंध, है ना. and बंध stands for बंधन, limitation, constraint, right. so निबंध means anything that does not have any constraint. it's a free flowing expression of your thoughts. आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में. ओके, सो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. इस सो लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग रेलेवेंट अबाउट द टॉपिक, है ना, तो वो ऐसे है. ओनली कंडीशन इज यू आर टॉकिंग रेलेवेंट टू द टॉपिक. ठीक है. सेकेंड एस्पेक्ट जो क्रूशियल है, जो मैंने कल डिस्कस किया था, आपको एक्सीलेंट मार्क्स ऐसे में डायरेक्टली तभी आ सकते हैं जब आप बॉर्न जीनियस हो, जब यू कैन ऑब्जर्व मल्टीपल थिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. बट अगर नहीं है, है ना, तो आपका इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप ही होगा. फर्स्ट एवरेज मार्क्स को टारगेट करना है, देन विल गो फॉर गुड मार्क्स, एंड देन विल गो फॉर द बेस्ट मार्क्स. ठीक है. डू नॉट ट्राई टू जंप ऑन द बेस्ट मार्क्स. yesterday I said and I am repeating it again, मेरे पास कोई मीठी गोली नहीं है. आई डो नॉट हैव एनी कैप्सूल, आई डो नॉट हैव एनी फॉर्मूला कि जो आपने यूज कर लिया, या फिर मैं कोई परमात्मा या कोई परम गुरु नहीं हूं कि मैंने आपको बता दिया ऐसे करो तो आप ऐसे कर लोगे, आपको मार्क्स आ जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला, है ना. सो नो फॉल्स प्रोमिसेस, नो फॉल्स गाइडेंस. रियलिटी है कि मेरे वजह से आपको मार्क्स नहीं आने वाला. देयर इज नो फॉर्मूला फॉर ऐसे. इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसके लिए फॉर्मूला है. ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था, टॉपिक भी डिस्कस किया था, बट लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस. अगर आप कोई फॉर्मूला लगा के गुड मार्क्स लेकर आ रहे हो या बेस्ट मार्क्स लाने का सोच रहे हो, तो ऐसा होगा नहीं, है ना. जो ट्रिक है या जो फॉर्मूला है, दैट इज ओनली टू सिक्योर मिनिमम एवरेज मार्क्स. जितने बच्चे को मिले उतने कम से कम आपको मिलने ही चाहिए, उसको सिक्योर करने का वो तरीका है. ठीक है. अच्छा, ये ऐड कैसे होता है. ये कितना इनह्यूमन लगता है ना, लगता है ना ये इनह्यूमन. एकदम ऐसे स्क्रीन के ऊपर
It feels so useless. Anyways, हाँ, so yesterday I mentioned it. ये आपका 100% अगर A से है तो इवेल्युएटर किस चीज को वैल्यू देता है? आई मेंशनड इट yesterday, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम, बट ये आज एकदम क्विकली हो जाएगा, मतलब बात होगी इसके ऊपर. 80% एक चीज है, 15% दूसरी चीज है, एंड 5% तीसरी चीज है. ठीक है, ये क्या है? तो yesterday's डिस्कशन में इट वाज ऑब्जर्व कि सम आर्ग्यू दैट 15% इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, है ना, या 5% जो है वो आपका इनोवेशन है, 80% आपका कंटेंट है. ऐसा सबको ऐसा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे. ओके, बट इन रियलिटी 80% weightage is taken by right interpretation alone. इंटरप्रिटेशन अलोन. अगर आपने टॉपिक को करेक्टली इंटरप्रेट कर लिया तो आपने 80% बैटल जीत गए. 15% इज कंटेंट, क्योंकि कंटेंट सबके पास है, आपको लगता है, लेकिन कंटेंट सबके पास होता है. अगर वो मेंस लिख रहे, कंटेंट उनके पास है. Actual game is about this 80%, interpreting the topic, and 5% is about your language, linguistic skills. So what does this mean? कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी करते हो, है ना, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती आपको, then also you are in a good position to secure 95% of the mark. At least 95% तो इवेल्युएट हो जाएगा ना, है ना. So ये बहुत ज्यादा क्रिशियल है. अब मैंने जो कहा था एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला, मिनिमम एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला, इट इज टू फ्रंट. ओके, ये ऑनलाइन बच्चे, ये ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आ गए बच्चे. मोस्ट ऑफ देम हैव अटेंडेड यस्टरडे ओनली. एनीवेज, वेयर वाज आई? हाँ, सिस्टमैटिक अप्रोच किस तरीके से हो सकता है. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एवरेज. हाँ, I am repeating again and again. Once you have reached the stage where you can secure average marks in any given point of the time, है ना, तब हम लोग गुड का बारे में सोचेंगे. लेकिन एवरेज के लिए अभी हम बात करें. एवरेज का मतलब क्या होगा? लेट्स से कि आपका 250 मार्क्स का है, और अगर आपका टॉपर अगर लेट्स से कि 200 मार्क्स का, मतलब मुझे डेविएशन नहीं चाहिए, किसी को मिल सकते हैं 200. आपके यहाँ पे पता नहीं ऐसे में कैसे 210 मिल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में 140 to 143 इज लाइक हाईएस्ट. इस साल जो टॉप 10 में, उनमें से हार्डली किसी को 105 108 के ऊपर मार्क्स है. ठीक है, सो 143 है. आपके यहाँ पे पता नहीं कैसे इतने मार्क्स मिल जाते हैं, बट ठीक है, झोल झोलो से झोलो वहां, अभी क्या ही कर सकते हैं. जिनको समझ में आया उनको समझ में आया. हाँ, सो लेट्स से यूपीएससी के स्टैंडर्ड से इमेजिन करते हैं, अगर 145 अगर यूपीएससी का हाईएस्ट है, तो एवरेज मार्क्स रफली 100 के आसपास हो जाएंगे. सो ये जो फॉर्मूला या फिर ये जो ट्रिक है, ये आपको 100 मार्क्स को सिक्योर करा देगी. उसके बाद वाला गुड वाला जो 125 तक और फिर 145 तक बेस्ट वाला, उसके लिए अलग चीज है. वहां पे आप लोग अभी हो नहीं. सो आइडिया ऑफ दिस 7 days का लेक्चर ये था कि 2 लेक्चर एवरेज के लिए जाएंगे, 3 लेक्चर गुड के लिए, एंड रिमेनिंग 2 लेक्चर्स फॉर द बेस्ट आउटकम के लिए जाएंगे, है ना. ओके, सो फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है? इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है ना, एंड देन यू हैव कंक्लूजन. करेक्ट. जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उसमें इंट्रोडक्शन आपका 10% ऑफ द स्पेस लेगा, 10 to 15% ऑफ द स्पेस. लेट्स से अगर आप 10 पेज का लिख रहे हो तो 1-1.5 पेज इंट्रोडक्शन में चला जाएगा. कंक्लूजन आपका 10-15% लेगा, मतलब 1 से 1.5 पेज. तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका 3 पेज में हो जाएगा. बचा हुआ जो 7-8 पेज है ना, उसमें बॉडी आएगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन करने का जो रूडिमेंट्री तरीका है वो है कोई कहानी सुना दो, जिसको टेक्निकल नेम है एनेक्डोटल स्टार्टिंग, एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन. दूसरा तरीका है पोएम. कोट. चौथा तरीका है नन ऑफ द अबव.
ठीक है, मेरा तरीका ये है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए फिजिबल नहीं है। ये आप तब डिप्लॉय करना जब आप एवरेज से आगे जाओगे। ओके, इसके बारे में अभी सोचना भी मत, नहीं तो रायता फैला दोगे आप लोग। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस थ्री। ओके, बॉडी के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। कंक्लूजन में जो आपका ओपिनियन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, कंक्लूजन इज नॉट अ समरी। कंक्लूजन इज नॉट अ समरी। जो आपने अब तक लिखा उसका 1.5 पेज में समरी लिख दी, वो कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू थॉट, दैट यू थिंक अबाउट द टॉपिक। ओके, तो थोड़ा सा बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं। तो बॉडी के ऊपर जब फोकस कर रहे हैं तो एवरेज मार्क्स आने के 2 फॉर्मूला है। वैसे 7-8 फॉर्मूले, बट 7-8 फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, 2 इज इनफ। दोनों में से कोई भी एक डिप्लॉय करो, आपको बेसिक मिनिमम एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पहला तरीका है पेस्टल। ठीक है, सो पेस्टल में 6 डायमेंशन है, उसमें 2 डायमेंशन ऐड हो जाता है, टोटल 8 डायमेंशन। एक डायमेंशन के ऊपर आपने एक पेज भी कंटेंट लिख दिया तो योर एसे इज कंप्लीट। अब ये P स्टैंड्स फॉर पॉलिसी, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। ओके, ये वो डायमेंशन है। ये ई जो है ना, ये इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल, ये वाला डायमेंशन है। एस इज सोशल डायमेंशन, सोशल और सोसाइटल। ओके, टी जो है दैट इज टेक्नोलॉजी एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स रिलीजियस पर्सपेक्टिव, रिलीजन के बारे में, रिलीजन के डायमेंशन से लिखना। ओके, दिस ई इज एथिकल डायमेंशन, एथिक्स का डायमेंशन से ऐसे को देखना। ठीक है, एंड लॉ इज एल इज लॉ प्लस लॉजिकल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 से ज्यादा आपको डायमेंशन मिल जाता है उसके टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। सो कंटेंट, ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ा है ना, कंटेंट विल नेवर बी एन इशू फॉर यू। कंटेंट विल नेवर बी एन इशू फॉर यू। इशू आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन में आएगा। इफ यू इंटरप्रेट इट इनकरेक्टली, और अगर आपका उसके इंटरप्रिटेशन नैरो हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी बैंड बच गई। बैंड बच गई मतलब रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है, सिंपल फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। कोई भी आप टॉपिक लो, उसको आप इनर से आउटवर्ड या आउटवर्ड से इनवर्ड जा सकते, या नेशन लेवल पे और फिर ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अगर आपका थॉट प्रोसेस इवॉल्व है तो आप अनदर डायमेंशन ऐड कर लोगे, वो होगा मेटाफिजिकल लेवल। ठीक है, बट मेटाफिजिकल लेवल पे किसी भी ऐसे टॉपिक को लेकर जाके उसके बारे में बात करना इज नॉट अ केक वॉक, इट्स नॉट सबके बस की बात, एंड इट्स ओके। इट्स ओके टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशन एंड स्टिक टू इट। ओके, ये दूसरा तरीका है। अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बता देता हूं, जो कल के लेक्चर में मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। तीसरा तरीका है कि आपका GS1 के टॉपिक, GS2 के टॉपिक, GS3 और GS4, ये टॉपिक है ना। इसमें 3 मेजर सेक्शन है। कितने हैं? 4 है। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड, है ना। देन यू हैव ज्योग्राफी एंड देन यू हैव सोसाइटी। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही कम कंटेंट समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक उठाओ और आपके सिलेबस में क्या कहाँ आया है। सो फर्स्ट यू वेंट टू से GS1, तो उसके जितने सब्जेक्ट उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपको समझ में आ रहा है वो लिख दो।
देन GS2 में आपका आएगा पॉलिटी, देन गवर्नेंस, IR, 3 डायमेंशन ये 10 से लिख लोगे। GS3 में आपके पास आ जाएंगे इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड एथिकल डायमेंशन। तो यहां पे तो आपको कंटेंट की कमी ही नहीं पड़ेगी ना, ये सुनो, ऐसे खट 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 कर आपको कनेक्ट होता जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहा? ये सिंपल ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आपको एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आपने इंटरप्रेट ठीक से कर लिया तो। फर्स्ट स्टेप इज टू गेट टू दिस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग गुड ऐसे किसको कहते हैं वो देखेंगे। अब आप में मिक्स बंच है, आप में से कुछ बच्चे जो अभी मेंस लिख रहे हैं APSC का, आप में से कुछ बच्चे जो अगले साल प्रीलिम्स देने वाला है ना। सो कोई ऐसा टॉपिक देखना होगा कि जो दोनों को मैच कर पाए और वो थोड़ा क्वालिटेटिव भी हो। यस्टरडे कौन सा डिस्कस करना शुरू किया था हम लोगों ने? सिंप्लिसिटी वाला किया था, चलो। सो आइडिया ऑफ दिस लेक्चर इज, जो UPSC के टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे, जो उसके भी जो फिलोसॉफिकल डिफिकल्ट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, ओके। वो इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे आपको इट्स लाइक लिफ्टिंग 200 kg का डेड लिफ्ट। अगर आप 200 किलो का डेड लिफ्ट उठा सकते हो तो आपको 15 किलो का डंबल उठाना क्या चीज है। तो वंस यू हैव एक्सरसाइज्ड इनफ फॉर UPSC लेवल फिलोसॉफिकल एसे, सो APSC के नॉन फिलोसॉफिकल एसे तो बहुत ईजी है टैकल करना, यू विल बी कॉन्फिडेंट टू डील विद दोस। ओके, सो मालवी का नाम था ना वो स्टूडेंट का कुछ, लेट मी सी, मालविका ने क्या टॉपिक दिया था एग्जैक्ट, आपको याद है क्या टॉपिक दिया था उसने एग्जैक्टली? सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ऐसे कुछ दिया था ना, एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे। हाँ, तो अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। अब डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपको ए से लिख कर दूंगा, दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं ये ऐसे लिख सकता हूं? व्हाट डू यू थिंक, कैन आई राइट दिस ऐसे? यस नो इतना तो बोलो, है ना। तो वो तो डाउट नहीं है कि मुझे लिखने खुद को नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ना कुछ, ठीक है। सिंपल फिलोसॉफी है यार, जो मैं कल इन बच्चों को बता रहा था कि कोई आपको भूखा मिलता है तो आपके पास दो तरीके हैं ना उनको, उनकी भूख मिटाने के। आप उनको फिश पकड़ के खिला दो या उनको फिश पकड़ना सिखा दो, है ना। विच वन वुड यू प्रेफर? जोर से बोलो। फिश पकड़ना सिखा दोगे ना, क्यों? क्योंकि अगले बार उसको आपकी जरूरत नहीं होगी और वो सिर्फ खुद की नहीं मदद करेगा, वो किसी और की भी मदद कर सकता है, राइट। तो मैं आपको फिश पकड़ना सिखाऊं या फिश खिलाऊं, है ना। तो वही मैं करने वाला हूं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, ऑब्वियसली आई विल डिस्कस द टॉपिक बाद में, बट फॉर दैट you'll have to come up with your own thoughts, you'll have to come up with your own ideas, ठीक है। yesterday जो डिस्कशन में जो प्रेजेंट थे, जो मैंने इनिशियली जो 2-3 एग्जांपल या थॉट शुरू किया था उसको आप साइड में रख दो, है ना, बिकॉज दोज आर माई आइडियाज। कम अप विथ योर ओन ओरिजिनल थॉट्स, कैसे आप इसको डील करोगे। एंड सी, आप लोग 30 बच्चे हो, 30-32 बच्चे हो, एक इंसान एक डायमेंशन के बारे में एक थॉट भी दे देगा तो यू विल हैव एटलीस्ट 30 थॉट्स, एंड 30 थॉट्स को अगर आप 5 लाइन में भी एक्सप्रेस करते हो तो आपके 150 लाइन्स हो जाता है, एंड दैट विल फिल अप द होल स्पेस। आवर आइडिया इज नॉट टू फिल अप द होल स्पेस, बट स्टार्ट वहां से कर रहा है, ठीक है। सो
कोई भी अप्रोच आप उठा सकते हो. डू यू वांट टू गो विद द पेस्टल अप्रोच? हाँ, चलो इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं, या इंट्रोडक्शन पे बाद में आना है आपको? विल यू से समथिंग, या गजरा वजरा पहन के मुजरा करना पड़ेगा तो आपका एंटरटेनमेंट होगा और फिर आपको एनर्जी आएगी और फिर आप बोलोगे कुछ? अरे ये तो बता दो कहाँ से स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन से करो. चलो आप ही सजेस्ट करो, क्या इंट्रोड्यूस करोगे आप? ऑनलाइन जो बच्चे, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द डिस्कशन. अगर आपको लगता है कोई आपके पास इंट्रोडक्शन है, सी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इंट्रोडक्शन. मेरा जो है वो मैं बाद में बताऊंगा. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बट यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर. एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज टू स्टार्ट. कहां से स्टार्ट करोगे? व्हाट डू यू थिंक? आप में से कितने लोग हैं जो कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं? कहानी, स्टोरी टेलिंग से. हाउ मेनी ऑफ यू वुड प्रेफर स्टार्टिंग विद द स्टोरी? थोड़ा हाथ थोड़ा ऊपर करो सो दैट आई कैन सी. 1 2 3. अच्छा ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टार्ट विद पोएम? ओके. हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टार्ट विद से कोट? 1. बाकी के लोग सीधा कंक्लूजन लिखोगे? हाँ, चलो. दोज ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट विद द स्टोरी, आपको क्या लगता है क्या स्टोरी से आप स्टार्ट करोगे? प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग फ्रॉम मी. दैट इज नॉट हैपनिंग. इस टॉपिक में कीवर्ड क्या है? इतना तो समझ में आ रहा है ना? सिंप्लिसिटी है. हाउ विल यू टॉक विद इट? हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक? कुछ तो ट्राई करो. कुछ भी. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. मैं तो अगर लेट्स से इफ आई हैव टू स्टार्ट विद द स्टोरी, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल, है ना? अगर मुझे स्टोरी से स्टार्ट करना है, एनेक्डोट से स्टार्ट करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आई हैड टू अपॉइंट अ कुक फॉर मी. इंग्लिश समझ में आता है ना किसी को? इज देयर एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हैज ह्यूज इशू विद इंग्लिश? You can understand, right? All of you can comprehend. All right. So I can start with the story. If I have to start with the story, I don't start with the story, but if I have to start with the story, I would start as if on one fine day I had to appoint a cook from my family. है ना? There were 4 or 5 people who were good cooks. They claimed that they were a good cook. How do I evaluate their cooking skills? सिंपल तरीका क्या है? उनको खाना बनाने के लिए बोल दो. जो बढ़िया बनाएगा वो बढ़िया कुक है, राइट? सिंपल है ना? लेकिन क्या बनाने के लिए बोलो उनको? दम आलू, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कश्मीरी पुलाव, हाँ? क्या बोलूं बनाने के लिए? हाँ बट क्या है, मतलब कहाँ दिखेगा मुझे? आई विल आस्क देम टू कुक हैदराबादी बिरयानी, और शुड आई आस्क हिम टू कुक सिंपल दाल? हाँ, क्यों सिंपल दाल? व्हाई नॉट बिरयानी? मुझे कुक अपॉइंट करना है ना.
सो जो बढ़िया बिरयानी बना सकता है उसको अपॉइंट करूं, या जो दाल बढ़िया बना सकता है उसको अपॉइंट करूं? नहीं, कंफर्ट का तो आचार नहीं डाल सकते ना, लेट्स लेट्स जस्ट से कि उसको साइड में रख देता है, अदरवाइज बिरयानी रोज खाया नहीं जा सकता। ओके, दिक्कत इसमें क्या है कि इफ आई आस्क ऑल 3-4 ऑफ देम टू मेक बिरयानी, तो उनका एक्चुअल कॉम्पिटेंसी जो है वो मसालों के पीछे छुप जाएगा। राइट रॉन्ग? उनका स्किल सेट विल गेट हिडन इन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मसालेस। क्योंकि चिकन को मैरिनेट करो, उसके लिए दही, अलग सा मसाला, फिर कुकिंग के टाइम पे अलग सा मसाला, कम से कम 15-20 मसाले चाहिए ना। तो उस 15-20 मसालों के पीछे उनकी कॉम्पिटेंसी छुप जाएगी। जब वो दाल बनाएंगे तो उनके ट्रू स्किल सेट आएगा, क्योंकि सबके लिए एक ही दाल है। कंपोनेंट क्या है? दाल, पानी और नमक। अच्छी दाल कब बनती है? जब बनाने वाला हीट को प्रॉपर मैनेज करता है। दाल बनने का क्या फर्क? कंपोनेंट को दाल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? हीट ना। somebody who has a true skill set will be able to make a good दाल, क्योंकि उसको पता है कि हीट कैसे काम करी, कब स्टर करना। यहां पे स्किल सेट को छुपाने के लिए कोई मसाले नहीं है। their true competency will be like naked in front of us. yes no? तो मैं कहानी से अगर कहानी से स्टार्ट करना है मुझे, तो इस तरीके से मैं स्टार्ट कर सकता हूं ना, कि सिंपल दाल will expose the true skill set instead of complicated बिरयानी। अगर मुझे कहानी से स्टार्ट करना है तो मैं तो नहीं करूंगा, बट इस तरीके से सिंपल कहानी से कर सकते हो ना। इट कुड बी बिरबल की स्टोरी, बूंद से गई हौद से नहीं आती, या शंकर देव जी की कोई स्टोरी जहां पे सिंप्लिसिटी हाईलाइट हो रही हो। किसी भी कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हो। है कोई कहानी आपके मन में? कभी नानी से सुनी होगी, कभी दादी से सुनी होगी, ऐसे तो स्टार्ट कर सकते हो ना। लेट्स से कि इंट्रोडक्शन का आपने सॉर्ट कर लिया। आई विल कम बैक टू द इंट्रोडक्शन, बट नाउ लेट्स जस्ट कम टू द बॉडी। तो बॉडी में पेस्टल अप्रोच आप डाल रहे हो। पेस्टल अगर अप्रोच डाल रहे हो तो पेस्टल में सबसे पहले पॉलिसी वाला है ना। पॉलिसी है, पॉलिटिकल है, तो उसमें क्या आएगा? सिंपल, यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू स्पीक। स्पून फीडिंग नहीं होगा। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ ए से मेरा राइटिंग स्किल आपके सामने अगर रखना शुरू करूंगा ना, सॉरी आई एम गोइंग लिटिल अबोव व्हाट आई शुड बी सेइंग, बट आप कंपीट भी नहीं कर पाओगे, है ना। सो दिस इज नॉट द मीन्स ऑफ थ्रेटनिंग यू, दिस इज द पुश कि आप कहीं से तो शुरुआत करो, भागना शुरू करो, हम आपको भगाएंगे, दौड़ाएंगे आपको। स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर। क्या लगता है पॉलिसी पेस्टल अप्रोच में? आई विल राइट इट हियर, ओके। पेस्टल अप्रोच में लेट्स स्टार्ट विथ पी। पॉलिसी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें कहां दिखता है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन? कम ऑन गाइस, पहले आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेना होता था तो कितना टाइम लगता था? कोई भी आपको कोई चीज चाहिए होती थी तो कितना टाइम लगता था? गवर्नमेंट के थ्रू बहुत टाइम लगता था ना। जैसे ही जैम आया, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार एंड आपका मोबाइल जैसे लिंक हो गया, तो डायरेक्टली डीबीटी इजी हो गया ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब आपको बीच वाले चेलों की जरूरत ही नहीं है। वंस यू हैव अपॉइंटेड, आपके अकाउंट में सीधे सब्सिडी आ जाती है। यस और नो? आता है ना। तो कितना सिंपल टास्क था क्या नहीं था? जस्ट ब्रिंगिंग दीज 3 एलिमेंट्स ऑन सेम पेज। आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार आइडेंटिफिकेशन। अब बीच में करप्शन का स्कोप ही कम कर दिया। अगर अभी करप्शन होगा तो भी रिवर्स करप्शन होगा। गेटिंग इट? एक टाइम पे सबको पैसा आ जाता है। हुआ नहीं है? यस नो? हुआ नहीं है? तो क्यों हुआ? सिंपल तरीके से हुआ, राइट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सिंप्लिसिटी आपको कहां दिखती है?
द मोमेंट गवर्नेंस शिफ्ट्स फ्रॉम लीडर सेंट्रिक गवर्नेंस टू पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, सिर्फ अप्रोच शिफ्ट किया तो चीजें सिंपल होती है ना? यस नो? सिंपल स्लोगन चेंज किए, अप्रोच चेंज हुआ ना? 2 बूंद जिंदगी के, सुना ही है? किस चीज के लिए 2 बूंद जिंदगी के? पोलियो के लिए है ना? आप बस 2 बूंद पिला दो। माओ को टारगेट किया, सिंपल क्या किया, माँ को टारगेट किया और स्लोगन क्या दिया? 2 बूंद जिंदगी के। सिर्फ अपने बच्चे को जिंदगी देने के लिए उनको क्या चाहिए? सिर्फ 2 बूंद पिलाना है, वो भी फ्री में। सिंपल है ना? और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? 10 साल में इंडिया से पोलियो गायब हो गया है। ये क्या है? पॉलिटिकल, पॉलिसी सेंट्रिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। गेटिंग इट? ऐसे देखो आपने आसपास क्या है। बस से ट्रैवल करते हो आप, है ना? जो गवर्नमेंट के बस है उसमें रिजर्वेशन दे दिया लड़कियों के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए दे दिया ना? क्यों दिया? क्या सिंपल, क्या व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव बाय मेकिंग दैट वेरी सिंपल थिंग? एक तरफ वो फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ राइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक साइड में रिजर्वेशन दे देंगे बच्चे लड़कियों को सीट बैठने के लिए, सीट्स का। ऑक्सीमोरन नहीं लग रहा है? ऑपोजिट नहीं लग रहा है कि आप इक्वालिटी की बात करोगे लेकिन रिजर्वेशन भी दोगे, है ना? लेकिन वो सिंपल चीज क्यों कर रहे हैं? बस में कम से कम 60 लोगों का जगह होता है, आधे भी अगर उसमें फीमेल पकड़ लो तो 30 लोग, 30 फीमेल तो होंगे ना, है ना? ऑन एन एवरेज मिनिमम 10% ऑफ दोज वुमेन, मतलब कम से कम 3 या 4 लेडीज होंगी, जो 40 लेडीज है उस बस में, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी। यस और नो? है ना? तो वुड दे फील कंफर्टेबल टेलिंग मेल काउंटर पार्ट की उठो उठो मेरे पीरियड चल रहे हैं, मेरे को बैठने की जरूरत है? वुड दे फील कंफर्टेबल? नहीं ना? एंड उनको क्यों जरूरत है किसी और को बताने के? इट इज देयर राइट टू प्राइवेसी, दे वांट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी एंड आल्सो एक्सरसाइज देयर राइट। यस नो? ये तो ना उनको बोलने की जरूरत है और एट द सेम टाइम उनका राइट टू प्राइवेसी को भी संभाल के रखना है, एट द सेम टाइम इक्वालिटी को भी मेंटेन करना है। इसका तरीका क्या? सिंपल, सिटिंग में आप रिजर्व स्पेस दे दो, है ना? इसका इंपैक्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। जस्ट टेक अ लुक एट एवरीथिंग दैट यू कैन सी, आसपास जो देख सकते हो हर जगह पे आप पॉलिसी में, पॉलिटिकल आइडिया में सिंपल आइडियाज को देखो। पॉसिबल है ना ये? यस नो? अभी मैं अगर उसके आगे जाऊं, लाइक इफ आई हैव टू थिंक फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव, डिस्कवरी ऑफ बल्ब, नीड वर्सेस डिजायर, अरे हाँ, मतलब वो सोशल में चलेगा। अब आगे जाके देखो, अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इश्यूज विद बुर्का? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बुर्का इज अ प्रॉब्लम? इट्स ओके, यू आर नॉट ऑन कैमरा, आई एम ऑन कैमरा, डोंट वरी। अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन ओपनली टेल मी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? रेज योर हैंड्स। इट्स ओके, आई एम ऑन द कैमरा। बस गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता, थैंक गॉड, किसी को नहीं लगता, इट्स अ गुड थिंग। बुर्का has been seen as the expression of patriarchy, है ना? फीमेल के ऊपर डाला गया की तरह देखा जाता है ना? क्या वो एक ही तरीका है उसको देखने का? Women are captured by the imagination of men. The dimension or the definition of beauty of women is dependent on the perception of men. कई बार लड़कियों को कोई स्पेसिफिक तरीके के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, बट दे स्टिल वेयर इट बिकॉज मेन वांट टू सी देम इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अटायर। ठीक है, ये होता है आपकी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज माय गुड बॉडी, व्हाट इज नॉट माय गुड बॉडी, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज नॉट डिजायरेबल, ये इट इज शेप्ड बाय द मेन
मेन को क्या डिजायरेबल लगता है, इस तरीके से शेप होता है ना. द रीजन यू पुट ऑन मेकअप, यू वांट टू फील गुड. व्हाई डू यू वांट टू फील गुड? बिकॉज पीपल अप्रिशिएट यू, है ना. बट हैव यू ऑब्जर्व्ड कि कार्ल मार्क्स पता, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो बुर्का क्या है? बुर्का एक्सटर्नल टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी है. अमीर से अमीर मुस्लिम औरत और गरीब से गरीब मुस्लिम औरत का बुर्का सेम है. बुरखे में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इस इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है या ये रिक्शा वाले की बीवी है? जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे, इक्वल होके इंटरेक्ट कर रहे. यस नो, है ना. दूसरी चीज, कुछ लाने जाना है ना. बाकी की लड़कियों को घर के कपड़े चेंज करके बाहर के कपड़े, औरतों को फिर आई कैन नॉट स्पीक इन डिटेल्स बट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड. ये करना है, वो करना है, वो चेंज करना है, ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको. उनके लिए कितना इजी एंड कन्वीनियंट है. बुरखा डाल लिया, निकल गए, बाहर आ गए. बिकॉज उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी प्रोटेक्टेड है. वो अंदर से कैसी है कोई मायने ही नहीं रख रहा. ईज एंड कन्वीनियंस सिंपल गारमेंट ऑफ बुरखा लेकर आ रहा है. आई एम नॉट प्रमोटिंग बुरखा, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सी इट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. गेटिंग इट? जब किसी भीड़ में कोई छोटी बच्ची गुम हो जाएगी मुस्लिम, और उस भीड़ में उसको कोई दो लेडीज बुरखे में दिखेगी और 4 पुलिस वाले दिखेंगे, आपको क्या लगता है किसके पास वो जाएगी हेल्प मांगने? राइट? कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है. इतना सिंपल क्लॉथ. आई एम नॉट प्रमोटिंग और सपोर्टिंग इट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सी इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सिंपलिसिटी एक्सप्रेस होती है ना वहां पे, हो रही है ना सिंपलिसिटी एक्सप्रेस. वही आप उसको इकोनॉमिक्स में लेके जाओ, सोशल में लेके जाओ. चलो इकोनॉमिक्स में देखते हैं. मैं बहुत ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट जस्ट थिंक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. इसके पहले 1760 टैक्सेस होते थे. हर स्टेट का वैट अलग, हर स्टेट का मतलब हर सिटी का टैक्स अलग. बहुत देर वर आप पोस्ट जीएसटी एरा के बच्चे हो ना, जो प्री जीएसटी वाले बच्चे ना, उनको पूछना कि इंडस्ट्रियली जो उनको पूछना कि हर स्टेट का अलग टैक्स, रोड टैक्स से लेकर हर डिफरेंट टैक्सेस होते थे. तो सेम चीज किसी एक स्टेट में 10 रुपए की मिल रही, किसी दूसरे चीज में 25 रुपए की मिलती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस. इतना ज्यादा वेरिएशन था. एक सिंपल टैक्स आया जीएसटी. आप इंडिया में कहीं पे भी हो, सेम अमाउंट सेम जगह सेम पे करना, नो डिस्क्रिशन. करप्शन का स्कोप बहुत कम हो गया. शायद अब भी करप्शन होता होगा, आई एम नॉट प्राइवी टू इट, आई डू नॉट नो अगर होता है, लेकिन स्कोप अदरवाइज बहुत कम हो गया. सारा ऑनलाइन ही जा रहा है, सारा कैलकुलेशन ऑनलाइन हो रहा है ना. टैक्सेशन में वो आ गया. इकोनॉमिक्स में सिंपल क्या हो गया? यूपीआई. यूपीआई आया ना, यूनिवर्सल, है ना. वो सब्जी वाले से लेकर आप मर्सिडीज के शोरूम तक हर जगह पे आप सिंगल क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो. यस नो? क्या आपको आपका अकाउंट डिटेल्स डिस्क्लोज करनी जरूरी है? आपका नाम डिस्क्लोज करना जरूरी है? जो आपको नाम आ रहा है वो तो आपका यूपीआई से लिंक नेम है ना, अकाउंट नेम नहीं है ना. आप अपनी आइडेंटिटी हिडन रख के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. डू यू नीड टू कैरी द कैश? तो आप वॉलेट चोरी होता है क्या आपका? कितना टाइम हो गया आपने लास्ट टाइम सुना कि मेरा बस से मेरा वॉलेट चोरी हो गया? वॉलेट में है ही नहीं कुछ. अब क्राइम रेट कम हुआ, स्पेशली थेफ्ट का, हुआ या नहीं हुआ? सो उधारी नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, उधारी नाम का कॉन्सेप्ट, आज मैं वॉलेट भूल गया, आज पैसे लाना भूल गया है, कल दे देता हूं. सोशल हायरार्की सेम आ गए ना. अगर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं एक टॉपिक से, जस्ट टू एम्फसाइज अपॉन दिस, है ना. जो लोगों ने एज अ वेटर कई रेस्टोरेंट में काम किया है ना, वो इससे रिलेट कर पाएंगे. अगर आप एज अ वेटर कभी काम किए हो,
मतलब मेरे ग्रोइंग अप डेज में बिकॉज ऑफ XYZ रीजन आई हैड टू वर्क समवेयर XYZ कैपेसिटी में। तो आपको पता है द वे दे टेक आउट देयर वॉलेट, जिस तरीके से अपना वॉलेट निकालते हैं पैसे देने के लिए, उससे उस इंसान की औकात पता चल जाती है। यहाँ की औकात, फाइनेंशियल औकात नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे वॉलेट निकालते हैं और ऐसा आपके सामने वो खोल के उसके नोट्स दिखाते हैं कि मतलब उसको 200 रुपए भी निकालने होंगे ना तो 500 के नोट से ऊपर से हाथ घुमाएगा, फिर 200 का नोट निकाल के दिखाएगा जस्ट टू एक्सप्रेस देयर स्टेटस। कुछ लोग होंगे जो पैसे निकालेंगे, छुपाएंगे, निकाल के आपको दे देंगे। एक तो उनके पास कुछ भी पैसे नहीं क्योंकि वही एक 200 का नोट है, या फिर उनके पास बहुत पैसे लेकिन दे डोंट वांट टू मेक यू फील इंफीरियर। जिस तरीके से वो आपको टिप देंगे, किसी ने 50 रुपए टिप दे दी, उसने दे दिया तो लेट्स से कि इसके अंदर टिप दे दिया, दे विल वेट फॉर द वेटर, है ना, और वो उसको ये ऐसे टैप करेंगे कि आई हैव केप्ट द टिप फॉर यू, है ना। जो जेंटलमैन है वो टिप रख देंगे और जाते हुए उसको उसके शोल्डर पर टैप करके जाएंगे और बोलेंगे थैंक यू फॉर सर्विंग अस वेल। उनसे नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है, अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा। ये अप्रिशिएट करेंगे देयर सर्विस। ये इंसानों के चरित्र सिर्फ इससे पता चल जाता है द वे दे टेक आउट देयर वॉलेट, है ना। यूपीआई आ गया, निकालो आपके वॉलेट। ये किसका इंपैक्ट है? सिंप्लिसिटी, अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इकोनॉमिक्स में ये दिख रहा है, इकोनॉमिक्स में और कहां दिख रहा है आपको सिंप्लिसिटी? हाँ, वो टेक्नोलॉजी में जाएगा, टेक्नोलॉजी में वो आ जाएगा, बट अदरवाइज कहां दिख रहा है आपको इकोनॉमिक्स में? हाँ, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी विल कम इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, ई रूपी, ठीक है। और कहां दिखता है? इकोनॉमिक पॉलिसीज में सिंप्लिसिटी आपको कहां कहां दिखता है? हाँ, पॉलिसी में भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, आपके ऑनरेबल सीएम 85% जब मिल जाते हैं लड़कों को लड़कियों को, क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो ना। आप लोगों को टू व्हीलर मिलता है ना, लड़कियों को लड़कों को टू व्हीलर मिलता है ना, क्यों देते हैं वो? What is the hindrance that female experience for their higher education? If they have to, कॉलेज 11th 12th हो गया, जब उनको जब सीनियर कॉलेज में जर्नी करना है, इन द एब्सेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कहां से ट्रैवल करते हैं? बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, रैपिडो से। जितना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रैपिडो पे डिपेंडेंट होंगे, उनका पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वल्नरेबल or getting, I wouldn't go to the extent of calling molestation, but getting like somebody crossing the line, be it verbally, be it visually, be it physically, वो बढ़ जाता है ना। yes, no, and they have to be dependent on the transportation। किसी स्पेसिफिक बस के लिए अगर आपको रुकना है तो आसपास के 4 लोगों को पता है ये 8 बजे यहाँ पे बस के लिए आके रुकेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? स्कॉलरशिप दे सकते हो, आपको 50,000 रुपए दे दिए, पर वो पैसे कहाँ जाएंगे? किसी का बाप अगर बेवड़ा है वो ले लेगा, किसी के भाई के ऊपर कर्जा है तो वो पैसे क्या क्या करेगा, राइट। तो उनको नॉन सेलेबल स्कूटी दे दो, जिसको वो सेब बेच के पैसे भी नहीं कमा सकता। तीनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। यस, नो, राइट। करप्शन का स्कोप भी बहुत कम हो जाएगा। सिंपल तरीका है ना ये इकोनॉमिक्स में। बेनिफिट भी तो ट्रांसफर करना है, आपको सिक्योरिटी भी देनी है। ये कहां से आ रहा है? इकोनॉमिक डिसीजन में। ऐसे आप सारे डायमेंशन को चेक कर सकते हो। नाउ यू डोंट हैव लैक ऑफ कंटेंट। इसमें से कोई भी एग्जांपल जो हम लोग ने डिस्कस किया, इज इट कमिंग फ्रॉम एनी बुक? हाँ, का इंडिविजुअलाइज तरीका बता देगा।
मैं कल इनसे डिस्कस कर रहा था, एक्सप्लेन दैट कि मैं मुझे अगर ये लिखना है ना, सो आई मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि 24 में इसी लाइन पे एक था, तो मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था मेरा ऐसे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने ये ऐसे लिखा था, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, और फिर मैंने इसको डिफाइन किया था. व्हाट इज इट? इट इज सिंपलेस्ट एक्सटर्नल tangible expression of science. है क्या नहीं है ये? है ना? simplest external tangible expression of science, condoms. बट इससे हुआ क्या है? It has led to separation of motherhood from womanhood. पहले दोनों एक ही थे in the absence of condom. Separation of reproductivity from sexuality. क्या है ना? Has it done it or not? It has separated motherhood from womanhood. It has separated reproductivity from sexuality. इन दोनों चीजों को इनके अलावा इंडिपेंडेंटली भी आप एक्सपीरियंस किया जा सकता है, राइट? एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू गिविंग बॉडीली ऑटोनॉमी टू विमेन, right? Yes, no? To conceive or not to conceive has become a matter of choice. By giving bodily autonomy, what it has led to is मुंह काला करके आई वाला जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, उसको हटा दिया है. It has resulted into increased age of women marriage, giving more opportunity for their education and empowerment. किसने किया ये सब? राइट? है ना? ये सिंपल टेंजिबल एक्सप्रेशन. मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन कर दिया. आई स्टार्टेड विद दिस टर्म कॉन्डम्स एंड देन आई एक्सप्लेन्ड इट. डन. नहीं है ये इंपैक्टफुल? पढ़ोगे ना आप आगे का ऐसे भी. दिस इज हाउ आई विल इंट्रोड्यूस. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप सीधा यहां तक जंप कर लो, एटलीस्ट बेसिक से स्टार्ट कर लो, है ना? सो हम लोग ने पॉलिटिकल देखा, इकोनॉमिक देखा, नेक्स्ट इज सोशल, राइट? सोशल तो देखा, सोशल है ना, सोशल डायमेंशन पेस्टल में, और सोसाइटल दोनों भी. अब इसमें तो इतना ज्यादा कंटेंट है आपके पास कि आप बस लिखते रहो, सिर्फ एक डायमेंशन पे भी आपका पूरा ऐसे हो जाएगा. विमेन एम्पावरमेंट किसके वजह से हुआ? सोसाइटी में आप एक एक सेक्शन ले लो, मतलब सोसाइटी में आप एक विमेन ले लो, एक चाइल्ड क्लास, मेल्स मतलब लेबर वर्किंग मेल्स, रेस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबको ले लो. अब इनके ऊपर हर, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस विमेन एम्पावरमेंट. क्या चीज है जिसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट हुआ है? एजुकेशन. बोलो, एजुकेशन. जॉब मिल गया, राइट? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गया. यस, नो? नो. उनका एम्पावरमेंट इसलिए हुआ क्योंकि दो सिंपल चीजें हुई. एक, पीने का पानी नल से घर पे आया, और दूसरा फ्लोर मिल का इन्वेंशन हुआ. फ्लोर मिल मतलब जिससे आटा बनता है, उसका इन्वेंशन हुआ. क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू
औरतों के 3-3 4-4 घंटे वाटर फेच करने में और चक्की पीसने में जाते थे। इसलिए आपका जो भी फ्लो फोकलोर है वो सारा सराउंड वो विमेन के अराउंड है ना। जो गाना गाया जाता है शादियों में ढोलक बजाते वक्त, तो विमेन ही क्यों गाती है ज्यादा? मेल ऑल्सो सिंग, बट विमेन क्यों ज्यादा गाती है? क्योंकि उनको जरूरत थी उसकी, क्योंकि उनके हर रोज के काम वो रिपीटेटिव थे। हर रोज उनको बैठ के पीसना पड़ता था, हर रोज बैठ के उनको पानी लाने जाना पड़ता था। उसमें इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए देयर फोकलोर वाज इन्वेंटेड अराउंड दिस चोर्स, राइट? जब इन दो चीजों का इन्वेंशन हो गया, मुझे वाटर फेच करने के लिए 2-3 घंटे देने की जरूरत नहीं, मुझे ग्राइंड करने के लिए 2-3 घंटे की जरूरत नहीं, मेरे पास 6 घंटे बच गए। नाउ आई विल इन्वेस्ट दैट इन स्टडी, नाउ आई विल इन्वेस्ट दैट इन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। विमेन एम्पावरमेंट हुआ इन दो सिंपल चीजों से, अमॉन्ग्स्ट अदर्स, राइट? विमेन एम्पावरमेंट और कहां से हुआ? सिंपल चीजों में बताओ। सैनिटरी नैपकिन्स है या नहीं है? है ना? कांट यू राइट अबाउट इट? सिंपल एब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल के ऊपर सैनिटरी नैपकिन्स काम करता है, या उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी चिप लगा हुआ है, माइक्रोचिप के, जो कोडिंग करने के बाद वो फंक्शन करता है? इट्स अ सिंपल एब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। यस नो? राइट? कैन यू नॉट राइट इट? लिख नहीं सकते आप इसको? मैं अभी रो दूंगा। से समथिंग, यस नो? हाँ? सो हु इज गोइंग टू राइट इट? ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है ना। यस, राइट। अब इसको आप सोसाइटी में और ज्यादा लेके जाओगे, इसको अगर आप पूजा पाठ से कनेक्ट करोगे, व्हाट इज मोर इम्पैक्टफुल? महामृत्युंजय मंत्र जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या सिंपल प्रार्थना जो आप इजीली बोल सकते हो? बोलो। कैन यू? अगर मैं लिख रहा हूं ना तो मैं इसमें लिख देता हूं, सिंपल प्रार्थना लिख दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य क्या? सरस्वती, कर मूले तू प्रभाते कर दर्शनम। ये प्रार्थना है। आप में से कितने लोगों को ये प्रार्थना नहीं पता है? कोई जिसको नहीं पता? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मीनिंग क्या है इसका? क्या है मीनिंग? कम ऑन स्पीक अप। हाँ, करेक्ट, इतना ही है। प्रभाते कर दर्शन, सुबह उठ के हाथ का पूजा करो। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कराग्रे वसते लक्ष्मी मतलब आपके फिंगर टिप्स पे है लक्ष्मी, मतलब मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पैसा। और सबसे चंचल क्या है आपके हाथ में? फिंगर्स। चंचल है वो, आएगा जाएगा। अंडरस्टूड? तो उसके पीछे भागो मत, वो आएगा जाएगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, सेंट्रल पार्ट में जो उससे ज्यादा स्टेबल है वहां पे बैठता है नॉलेज। फोकस ऑन नॉलेज, दैट इज गोइंग टू रिमेन। अगर नॉलेज है तो लक्ष्मी आती जाती रहेगी, है ना? कर मूले तू गोविंदा, गोविंदा मीन्स विजडम। नॉलेज शुड एमिनेट फ्रॉम योर विजडम। विजडम सबसे फर्म है, नॉलेज उससे ज्यादा नॉलेज थोड़ा कम स्टेबल है, बट नॉलेज है। अगर आपके पास ये दोनों है तो लक्ष्मी तो फंक्शनल काम, उतना ही वो चंचल है। अगर फिंगर से वो निकल भी गई लेकिन आपके पास सरस्वती है और विजडम है तो वो आएगी, राइट? प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह अपने हाथों का करो, क्योंकि ये तीनों भी चीजें किसके हाथ में है? किसके हाथ में है ना? सो ये क्या बता रहा है? रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा है, और ऑल्सो ये भी बता रहा है कि ये सब आप ही के हाथ में है।
ना आपको भगवान की जरूरत है, ना पूजा पंडित की जरूरत है, ना किसी किताब की जरूरत है। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग कि ये आपके हाथ में है। ये क्या है? सिंपल प्रार्थना। और सिंपल प्रार्थना में अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। यस नो किया है कि नहीं किया है? इसके बियॉन्ड कोई नॉलेज है? नहीं है ना। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, आपने अगर उसको सही से इंटरप्रेट कर लिया तो कंटेंट की कहीं कमी नहीं है। राइट? फ्लैग ऑफ अ कंट्री क्यों इतना, I'll give you one example, मतलब एग्जाम्पल नहीं, मतलब वो एक एनेक्डोटल एस्पेक्ट है। जब ये हर घर तिरंगा मुहिम चल रहा था ना, वो एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जो मैंने देखा है कहीं पे। मैंने पर्सनली नहीं, मतलब पर्सनली उस जगह पे मैं प्रेजेंट नहीं था, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था तो मैंने वो देखा था। तो शायद पंजाब के किसी गांव में, राजस्थान के किसी गांव में शूट हुआ था वो। सो रिपोर्टर उसको पूछ रहा है कि हर घर तिरंगा है, हर घर, देश भर में हर घर में तिरंगा लग रहा है, आपके घरों में क्यों नहीं लगा है तिरंगा? देश प्रेम नहीं है आपको? जवाब दो आप हमको, क्यों नहीं लगाया आपने? वो आदमी और उसके साथ जो लेडी थे उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कुछ आंसर नहीं दिया। उसे फिर ये बोला कि आप देशद्रोही हो, कुछ आंसर नहीं दिया और आगे निकल गए वो। और जाते हुए वो रिकॉर्ड हो गया उनका कॉन्वर्सेशन। उन्होंने ये कहा था कि इस गांव में हर घर में कभी ना कोई तिरंगे में लौट कर आया है। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? यहां इस गांव में हर घर में कभी ना कोई तिरंगे में लिपट कर आया है, और आप उनको देशभक्ति सिखाओगे? उनसे आप देखोगे कि तिरंगा लगाएगा, वो तो लपेट के आ रहे हैं उसमें हर घर में। ये थोड़ा साइड लाइन में जानबूझकर हुआ, जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि क्या है वो तिरंगा, व्हाट इज इट, व्हाट इज देयर इन दैट फ्लैग। इट इज द सिंपलेस्ट expression of what you stand for. Nation state, ideology, future prospect, your past, your history, your tradition, your culture, your identification and equation with the global platform का एक्सप्रेशन सिंपल क्या है? आपका फ्लैग है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है। राइट? कितना सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है। दुनिया में कितने कंट्रीज है? 198 कंट्रीज होंगे। 198 कंट्रीज में से सिर्फ 2 कंट्री है जिनका फ्लैग का प्रोपोर्शन या शेप अलग है। 196 कंट्रीज का फ्लैग 2/3 के साइज में ही है और सारे आयताकृति है, सब में कलर के शेड्स ही है। सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, एक उसमें से नेपाल है जिसका ऐसा ऐसा फ्लैग है, एंड देयर इज वन मोर कंट्री व्हिच आई एम फॉरगेटिंग, बट 196 कंट्रीज का फ्लैग सेम ही है, कलर वेरी कर रहा है। इतना सिंपल क्यों है एक्सप्रेशन? है कि नहीं है ये? तो आप मुझे बोलो कि आप बस आंखें खोलो ना, जस्ट ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड, आपके पास हर जगह पे आपका एग्जाम्पल है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मैं, इफ आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक करेक्टली, आई कैन टेक इट टू एनी डायरेक्शन। मैं उसकी बस डेप्थ एंड एनालिसिस बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं म्यूजिक में भी लेके जा सकता हूँ, आर्ट एंड कल्चर में लेके जा सकता हूँ, लेके जा सकते हैं ना। जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ। क्यों पहनते हो आप वो गमछा, गामोसा जो पहनते हो, क्या है वो? वाई इज इट जस्ट व्हाइट एंड रेड कलर? मेजोरिटी ऑफ द जो है वो गामोसा जो है वो व्हाइट एंड रेड कलर में पहनते हैं ना। डिजाइन क्या है? व्हाइट इज बैकग्राउंड, रेड कलर इज डिजाइन, राइट? व्हाई हैव दे चोजन रेड कलर? वो पीला क्यों नहीं है? वो हरा क्यों नहीं है? वो नीला क्यों नहीं है? व्हाई ओनली रेड, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड में?
आपकी ज्योग्राफी कैसी है? ह्यूमिड है ना? ह्यूमिड है ना आपकी ज्योग्राफी? लॉन्ग लॉन्ग प्लेन्स है ना? मेजोरिटी खेतों में काम कर रही है ना? कर रही है नहीं कर रही है? ह्यूमिड इसमें आपको क्या चाहिए? स्वेट से एब्जॉर्प्शन चाहिए और छाव भी चाहिए साथ में। व्हाइट कलर आपको वो दोनों दे देता है। व्हाइट कब सबसे कम एब्जॉर्ब कर रहा है ना हीट, पर रेड कलर क्यों है? सिंदूर लाली क्यों है? सिग्नल लाली क्यों है? हाँ, उसकी विजिबिलिटी बहुत दूर से है, आपको सिग्नल बहुत दूर से मिल जाता है, राइट? तो somebody who is like कर रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, उसको लोगों को स्पॉट करना कौन से कलर से इजी है? हाँ, सिंपल सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है ना? यस नो? गांव में जब आप जाते हो तो क्यों सब लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिलाते हैं? किसी भी गांव में जब जाते हो, गरीब घर में जब जाते हो, तो आपको चाय पिलाती ही है ना? नहीं पिलाते क्या? तो वाई चाय पिलाया जाता है? उनका काम कहाँ होता है? खेतों में। और खेतों में जो काम करने वाला है वो एनर्जी कंज्यूमिंग काम है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। और सबसे इजी सप्लाई ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलता है? शुगर। और शुगर कहाँ से मिल रहा है इजीली? सिंपल तरीका टू कीप सिस्टम गोइंग। प्रोटीन शेक नहीं पिला रहे ना वो, बिकॉज प्रोटीन एसिमिलेशन को और उसको एनर्जी कन्वर्जन में टाइम लगता है कि नहीं? सिंपल है ना? जस्ट खोलो आपकी आंखें, आसपास देखो, आपको ऐसे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। गाने में जाओ, म्यूजिक में जाओ, जहां जा सकते हो वहां जाओ। मिड 90s के गाने, अर्ली 2000 के गाने क्यों अभी भी कानों में बजते हैं? पिछले हफ्ते का जो हिट गाना था वो इस हफ्ते आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? पिछले हफ्ते का सबसे हिट गाना कौन सा था? हम आपके कौन का सबसे हिट गाना कौन सा है? 90s का कोई भी हिट गाना बताओ मुझे, एनी सॉन्ग विच वाज हिट, आपको याद है सॉन्ग? नादान परिंदे आपको याद आता है? रॉकस्टार को आए तो 15 साल हो गए। वाई, क्यों आपको वो याद है? हाँ, कोई somebody saying something, क्यों? क्यों जुड़ा हुआ है? हाँ, आपकी जो सिंपल इमोशंस है उनको वो टैप कर रहा है। जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है, जो रॉ इमोशन है, उनको वो टैप कर रहा है। लिरिक्स सिंपल है, म्यूजिक सिंपल है ना? मेटल बैंड कभी सुना है आपने? मेटल बैंड सुन के देखो, 2 मिनट में ऐसे चार्ज अप हो जाते हो, बाद में कुछ पूछो कुछ याद नहीं आता है। सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्स म्यूजिक, सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्स लिरिक्स, सो मच ऑफ इट नहीं याद आता। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। माँ की लोरी याद आती है ना? राइट? माँ की लोरी क्यों याद आती है? मैं कल आपको वही एक एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत सिंपल है चीज है। बच्चे को सोने के लिए क्यों थपथपा रहे हो आप? यू रिमेम्बर यस्टरडे का डिस्कशन? क्यों थपथपा रहे हो आप? आपको अगर थपथपाए तो आप नींद से उठ जाओगे, पर बच्चा सोता है, उसको शांत करने के लिए आप उसको ऐसे झुलाते हो। आपको ऐसे झुलाए तो आपको चक्कर आएंगे, वो शांत हो जाता है। क्यों? जब थपथपा रहे हो तो उसको ऐसा लग रहा है ही इज स्टिल इन द वूम ऑफ हिज मदर। उसको थपथपाना माँ के हार्ट बीट से इक्वेट होता है, उसको प्रोटेक्टेड फील होता है। जब ऐसे ऐसे कर रहे हो तो उसको लगता है कि वो माँ के अंदर ही है, वो लिक्विड में अभी भी फ्लोट कर रहा है, शांत हो जाता है। सिंपल है ना ये? सिंपल है ना थपथपाना? है ना सिंप्लिसिटी में अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन? सिर्फ हर, अरे रोज के हिसाब से देखो, लड़कियों से बात करो, पूछो उनसे सिंपल क्या है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो फीमेल बैठे हैं, आप मुझे बताओ कि व्हाट इज दी
अल्टीमेट वे ऑफ शोइंग योर रिस्पेक्ट। आपसे अच्छे से बात करना, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, या सिर्फ अच्छी नजर से देखना। आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन किया है, आपसे मैं अच्छे तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन मेरी नजर खराब है, तो विल यू नॉट फील ऑफेंडेड? यस नो? सो द सिंपलेस्ट वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या है? जस्ट चेंज द वे यू लुक एट देम, राइट? उसके बाद में अगर आपकी सच में नजर ठीक है ना, आप एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाके पढ़ा भी दोगे तो भी उनको ऑफेंडेड फील नहीं होता है, क्योंकि दैट्स द वे यू शो योर रिस्पेक्ट। सिंपल है ना? कितना कुछ है सोसाइटी में लिखने के लिए, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, नहीं है? और इसमें से ऐसा कौन सी चीज है कि जो मैं आउट ऑफ द ब्लू किसी बुक से पढ़ के बता रहा हूं? है कोई? नहीं है ना? जो आप लोगों ने सुना वो आप बोल सकते। ये अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं सीधे जैसे प्रार्थना लिखा ना, वैसे ही मैं मूवी का सीक्वेंस लिख दूंगा, मैं वैसे ही पोएम लिख दूंगा, सॉन्ग लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, लिखूंगा मैं। कितना सिंपल थॉट है। कोई अगर धागा, कोई गुत्था हो जाता है ना, कोई बहुत सारे नॉट्स बन जाते हैं, आप उनको खोलते कैसे हो? जेंटली फिंगर से एक 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 खोलते हो ना। तो उनको खोलने के लिए आपके लिए क्या चाहिए? फिंगर्स चाहिए। लेकिन अगर समझो कि आपके वो जो धागे वो आपकी उंगलियों में ही उलझ गए, तो छुड़ाएगा कौन? छुड़ाएगा कैसे? और ये धागा एक्चुअल धागा नहीं है, मोह का धागा है। कितना सिंपल लाइन में इतना कॉम्प्लिकेटेड थॉट को एक्सप्रेस किया है कि नहीं? मुझे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। हाउ विल आई एक्सप्लेन इट? सिंपल तरीके से बताना। आई कैन एक्सप्लेन इट इन द सिंपल वर्ड्स। देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, कि राग क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस सिंपल तरीका क्या है? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इज सिंफनी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज हार्मनी। एग्जाम्पल के साथ कैसे एक्सप्लेन करो? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो है वो सिंफनी है, वो कलेक्टिव सिंगिंग है। तो इट इज लाइक वॉचिंग नाइगरा फॉल्स। नाइगरा फॉल्स आप क्लोजली नहीं देख सकते, you'll have to go away from the Niagara Falls, you'll have to maintain a distance, तब पीछे से जाके आपको नाइगरा फॉल्स का आइडिया आएगा। दैट इज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज योर पेंटिंग। जितना पास जाओगे, जितना निहारोगे, जितना साथ उसके टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा समझ आएगा। समझ रहे हो? पेंटिंग को ऑब्जर्व करना और नाइगरा फॉल्स को ऑब्जर्व करने के एक्सपीरियंस में जो अंतर है, वो अंतर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को अनुभव करने का। कितना सिंपल एग्जांपल है। अभी आपको कंफ्यूजन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में? नहीं है ना? है या नहीं है? सिंपल चीज है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हर सिंपल चीज से वो आपको अल्टीमेटली क्लियर हो रहा है। अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो तो म्यूजिक का लिख सकता है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो रीजन है, आपको पता है मारवा राग गाया जाता है? मारवा राग, या उसको ताड़ भी कहते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रीजन है, आज का अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, राजस्थान, सदर्न पंजाब, उस रीजन में गाया जाता है। वो शफक के वक्त गाया जाता है। शफक का वक्त होता है जब सूरज डूब चुका है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है। तो जो आप अगर पेड़ के थ्रू आसमान में देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि पत्ते कहाँ खत्म हो रहे हैं, आसमान कहाँ खत्म हो रहा है, वो झिलमिला सा। उस टाइम पे वो मारवा राग गाया जाता है। उस राग में पंचम का उच्चारण नहीं होता है। पंचम का उच्चारण ना होने का मतलब है कि सारे गम पध निसा में जो पांचवा स्वर है प, उसका उच्चारण नहीं होता है। सारे गम धनिसा से ही होता है, सिर्फ 6 सुर उसमें यूज होता है। बहुत प्यारा राग है वो। क्यों है वो? क्योंकि प को बोलने के लिए, प का उच्चारण करने के लिए आपको लिप्स क्लोज करने पड़ते हैं। प सारे ग म पे भी होता है, लेकिन प में आपको एनर्जी देके उसको बाउंस करना पड़ता है। प सारे ग म प धनी सा, वो शाम के वक्त गाया जा रहा है। प का उच्चारण करोगे तो आपको डबल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी।
और आप जिस रीजन में हो उस रीजन में शाम का खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो आपको जो खाया है उसमें दूसरे दिन सुबह तक का टाइम निकालना है, लेकिन आपको गाना भी है। सिंपल तरीका क्या है? क्या है सिंपल तरीका? पंचम का उच्चारण हटा दो, नया राग की पैदाइश हो गई, नई बंदिश बन गई, नया घराना पैदा हो गया। हर जगह जस्ट यू कैन जस्ट एक्सपांड योर होराइजन, हर जगह पे आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे की क्या है? की इज टू इंटरप्रेट द टॉपिक करेक्टली। आपका एसमिज है, हाँ, भूपेन हजारे जी का अगर कोई सॉन्ग है जो एसमिज में है, मैं मराठी हूं, ये तो नसीब की बात है कि मुझे हिंदी इंग्लिश आ जाती है, लेकिन लेट्स से कि मैं मराठी, मुझे मराठी आती, आज से 200 साल पहले क्या मैं एसमिज सॉन्ग सुन सकता था, समझ सकता था? क्या मैं आज समझ सकता हूं? क्या मैं आज स्पेनिश सॉन्ग को इंटरप्रेट कर सकता हूं? क्यों? स्पेनिश, अरेबिक, कोरियन, इंग्लिश, है ना, कजाकी, इरानियन मूवीज या इरानियन लिटरेचर, इरानियन बॉडी ऑफ नॉलेज, इरानियन बॉडी ऑफ फिलोसॉफी, ये आज मैं क्यों समझ सकता हूं? हाँ, गूगल ट्रांसलेशन तो बहुत लिमिटेड ये हो गया। व्हाई? बिकॉज इट इज अवेलेबल डिजिटली, कहीं से भी एक्सेस ले सकता हूं। यस नो? और जो आज से 400 साल पुराना डेटा भी मुझे आज, शेक्सपियर की ओरिजिनल राइटिंग मुझे कहां मिल जाती है? इंटरनेट पे। यस नो? तो हजारों साल पुराना डेटा हजारों साल के बाद भी हजारों तरीके से हजारों लैंग्वेज में मेरे पास एक्सेसिबल है। क्यों? हाँ, और इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है? इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है? हाँ, बाइनरी। और बाइनरी में क्या है? इससे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ऑल लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड into simple possible language of just 0 and 1। सिर्फ 0 और 1 से सारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? इससे सिंपल लैंग्वेज हो सकती है क्या 0 और 1 के बियॉन्ड? सिर्फ 2 अल्फाबेट, सिर्फ 0 और 1, और इस सिंपल लैंग्वेज ने सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके सब कुछ एक्सेसिबल कर दिया। यस नो? क्या? हाँ, सच में सिंपल है, नहीं है? हाँ, सीखना तुझे थोड़ी है। 0 1, अरे पर वो तुझे सीखना थोड़ी है। किसी इंसान को सीखना है क्या 0 1? हाँ, यूज भी करना है। तू थोड़ी 0 1 में टाइप करेगा। लेट्स से कि तू ये माय डियर फ्रेंड आई वांट टू मीट यू, तू माय डियर फ्रेंड आई वांट टू मीट यू टाइप करेगा ना? क्या 001 002 फिर 1100 ऐसे टाइप करेगा? वो तेरा काम है ही नहीं ना। वो डिजिटल बैक बेंच जो बैठा है वो कर रहा है, और उसको 0 और 1 में सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। वो तू है जो खुद के ऊपर ले रहा है कि मैं 0 1 में टाइप करके भेजूंगा। यस और नो? सिंप्लिसिटी वहीं पे तो है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिस्टम विल डू इट फॉर योरसेल्फ, राइट? है ना? मैं मतलब इस टॉपिक को मैं अलग अलग डायमेंशन में मैं भी ले सकता हूं। प्रेम की भाषा, आई विल क्लोज इट इफ आई हैव टू एंड इट, ये ना, मतलब बाकी की बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई जो मैंने कल आपको भी दिया था कि कुली, सारे क्लास, सारे कम्युनिटी, सारे जोग्राफिकल रीजन, सारे रेलवे स्टेशन, सबको ट्रांसलेट करके एक सिंगल क्लास था कुली, विच वॉज एंटी गवर्नमेंट फोर्स, सामान ढोता था। लेकिन आज वो कहीं पे भी नहीं है क्योंकि लगेज को चक्के लग गए, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। आज कहाँ है वो? ऐसे एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। मतलब शायद आप लोगों को रोकना पड़ जाए मुझे कि सर
मतलब रुक जाओ, आगे आगे इतना मैं खत्म करूंगा उसके प्रेम की भाषा पे। प्रेम का सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या है? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कंक्लूजन में एक पन्ना लिखूंगा इसके ऊपर, प्रेम क्या है। प्रेम को आप सिंबलाइज किससे कर रहे हो? चांद से। चांद, प्रेम से कवियों ने किसके, चांद से सिंबलाइज किया है ना, किया है कि नहीं किया है? मून से कंपेयर, मून से इक्विट किया है ना। तो मून में ऐसा क्या है कि प्रेम की भाषा परिभाषा वो बन जाता है? मून कब दिखता है आपको? तो रात में अंधेरा होता है ना, तो रात में प्रकाश नहीं होता है क्या? चांद आपको तब दिखता है ना जब उसके ऊपर लाइट गिरता है क्या नहीं? तो आपको वहां तक जाते हुए लाइट क्यों नहीं दिखता है? व्हेन यू पुट ऑन द टॉर्च, अगर आपने, लेट्स से कि आपने, ये आपका टॉर्च, क्या ये आपका टॉर्च है सपोज, हाँ, ये आपका टॉर्च है, ये अगर ऑन किया तो आपको इसका बीम जाते हुए दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो सूरज के केस में यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चांद है सपोज, तो यहां से हर जगह पे लाइट जा रहा है ना, जा रहा है ना। तो आपको जाता हुआ लाइट रात पे क्यों नहीं दिखता है? लाइट आपको तभी दिखता है जब उसको कोई रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट हो, कुछ ऑब्जर्व करे तब वो दिखेगा ना। तो यहां से जो लाइट नीचे आ रहा है वो आपको तभी दिख रहा है जब वो यहाँ पे गिर रहा है, जब यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पे लाइट दिख रहा है क्या आपको? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इट एग्जिस्ट बट उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं वहां पे, है क्या नहीं? तो इसमें देखो, अगर ये यहाँ पे चांद जो ऑब्जेक्ट है अगर वो ना हो तो लाइट का होने का कोई एहसास है क्या? और अगर लाइट ना हो तो इसके होने का कोई एहसास है क्या? तो इन दोनों को आइडेंटिटी कब मिल रही है? जब वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। एक दूसरे के बिना वो है ही नहीं, जब वो साथ आए तब वो चांद बना। प्रेम की परिभाषा यही है। अगर वो मेरे जीवन में है तो मेरे होने का कोई मायना है, अगर साथ में नहीं तो उसका होना और मेरा होना, दोनों का होना भी ना होने जैसा है। इतनी गहरी बात को, इतनी प्यारी बात को सिंपल टर्म में कैसे समझाया है? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और इसमें से कौन सी चीज है कि जो किसी किताब से पढ़ के आया हूं मैं, किसी कोर्स में मैंने सीखी है कोई बात? 80% of your job is to interpret the topic correctly. Once you have interpreted it, आपके ऊपर कंटेंट की मतलब ये होती है, लाइक कंटेंट विल शावर ऑन यू। जिंदगी जी है आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया है आसपास, जो जो देखा है वो सब उस कंटेंट में आ जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव इंटरप्रेटेड इट करेक्टली। अब अगर आपका इतना ऑब्जर्वेशन है, इतना अगर आपका खुला हुआ दिमाग है ना, तो आपको गांधी जी की जरूरत ही नहीं है ऐसे में लिखने की, कि गांधी जी ने सिंपल धोती पहनी, सिंपल वॉक किया, सिंपल बातें की, सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज किया। नहीं जरूरत आपको गांधी की। विदाउट गांधी ऑल्सो यू कैन प्रूव कि सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कर पाओगे ना? आप में से एक्चुअल में बताओ कितने लोगों को नींद आ रही है? किसी को नहीं आ रही है। और आप में से कितने लोग हैं उनको थोड़ा बेटर फील हो रहा है ये लेक्चर अटेंड करने के बाद कि भाई हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लूंगा तो मुझे भी दिख जाए, अरे बाप रे इतने, इट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट। एनीवेज, सो आप हर कोई अपनी जिंदगी को अगर ऐसे में उतार देगा, हर किसी का ऐसे अलग होगा और फिर भी वैल्यूएबल होगा। है कि नहीं? शादी के बारे में बात कर लेना, शादी के बारे में बात कर लेना। लव मैरिज के लिए सोसाइटी अपोज करती थी, अरेंज मैरिज के लिए सोसाइटी बहुत फोर्स करती थी। अरेंज मैरिज में फैमिली का रोल 99% होता था, यस नो? लव मैरिज में फैमिली का रोल 1% होता था, सिर्फ हाँ या ना बोलो नहीं तो भगा के लेके जाएंगे। था ना ये रियलिटी? इज देयर सिस्टम जिसमें दोनों को इक्वल वेट मिला है?
मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है क्या नहीं, है क्या नहीं? मैट्रिमोनियल वेबसाइट, दोनों का बैलेंस हो गया। 10 15 20 25 प्रोफाइल में से जो आपको ठीक लगे उससे बात करो। घर वाले के जो फिल्टर से वो लगाओ, वो फिल्टर लगा ली, उसके बाद भी 10 15 ऑप्शन आ रहे हैं, उनके साथ आप बात करो। एक टाइम पे 15 लोगों के साथ बात करो जिसके साथ बेटर फील हो। कोई सोशल स्टिग्मा नहीं कि एक टाइम पे 15 लड़कों को घुमा रही है या 15 लड़कियों को घुमा रहा है क्या नहीं? बात करो जिसके साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, लग रहा है, ले लो डिसीजन। उस डिसीजन के लिए घर वालों की परमिशन है, क्योंकि उनके फिल्टर तो अप्लाई कर दिए थे आपने, है क्या नहीं? कि कास्ट का होना चाहिए, इस रीजन का होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। क्या है ये? सिंपल एप्लीकेशन टू ब्रिंग बोथ फैमिली एंड इंडिविजुअल एट द सेम प्लेटफॉर्म। यस नो? तो मैरिज सिस्टम में वो चेंज कर रहा है ना। यहाँ पे घर वालों की भी सब परमिशन है और खुद की भी परमिशन है। मैरिज सर्टिफिकेट सिंपल डॉक्यूमेंट। आपने कितने पूजा अर्चा की, कितने फेरे लिए, 7 फेरे लिया, 700 फेरे लिए, 7 लोगों के सामने लिया या 1000 लोगों के सामने लिया, अब विटनेस की जरूरत ही नहीं है। क्यों होता था पहले इतना बड़ा फंक्शन? क्यों नाते संबंधी जो लोग आते थे ना, रिश्तेदार, क्यों बुलाया जाता था? 4 पंडितों के प्रेजेंस में पवित्र तरीके से 700 लोग, 1000 लोगों के बीच में क्यों फंक्शन होता था? क्योंकि दे वर द विटनेस कि आपका हो रहा है, और आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन होता था क्योंकि आपको उन्हीं के बीच में रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। दैट वाज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन। अब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तुम साला 7 लोग हो या कोई भी ना हो, यू आर ऑब्लाइज्ड, है क्या नहीं? अब अलग होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। ये होप नहीं करना कि मेरा पति भी मरेगा, मैं भी मरूंगी, अगले जन्म में नया अलग रूप में मैं पति बन के आऊंगी, वो पत्नी बन के आएगा, फिर देखूंगी इसको, क्योंकि 7 जन्मों का तो ले लिया है ना डिसीजन। या फिर ऐसे प्रे करना कि काश ये मेरा 7वां ही जन्म हो। ये नहीं करने की जरूरत ना। इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट, सिंपल हो गया। सेम डॉक्यूमेंट को आप नलीफाई कर दो, जाओ कोर्ट में, अलग हो जाओ। ना सती जाने की जरूरत, ना 7 जन्मों की जरूरत। The complicated social, cultural, traditional phenomena of marriage got converted into simple legal contract. सिंप्लिसिटी ने कितना बड़ा एम्पावरमेंट कर दिया। अगर टॉक्सिक मैरिज में हो तो कोई समाज के लिए आपको रहने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट सेपरेटेड, यू कैन री मैरी, इवन इफ यू गेट विडोड, आप फिर से शादी कर सकते हो। यू हैव लीगल राइट्स। क्यों हुआ? एकदम सिंपल तो कन्वर्जन हुआ ना। नाउ यू हैव टू स्टॉप मी, क्योंकि मेरे पास हर डायमेंशन में कंटेंट की कमी नहीं है। आई विल जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग। अंडरस्टूड? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लिखने में सबसे डिफिकल्ट क्या है? ये जो याद करके लिखने वाली जो ट्रिक है ना, कि मैंने यहाँ पे ऐसे पढ़ा था, ये मैं लिख लेता हूँ। आपका अगर ऑब्जर्वेशनल कमेंट्री स्ट्रांग हो गया, इफ यू हैव इंटरप्रेटेड इट एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स, आपको ना कोट की जरूरत है, ना पोएम की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। मैं एवरेज से उसको गुड और गुड से बेस्ट के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। अभी तो हम लोग गुड तक आ गए। आई कैन बेट ऑन दिस कि अगर ये मैं लिखता हूँ और आप लोग भी ये ऐसे लिखते हो तो आपसे तो बेटर मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑनेस्टली बताना, यस नो, है क्या नहीं? उसके आगे भी जाके इसको बेस्ट पे लेके जा सकता हूं मैं। इसको मैं मेटाफिजिकल लेवल पे लेके जा सकता हूं। मैं कबीर के दोहे भी लिख सकता हूं और इसमें मैं गालिब के शेर भी लिख सकता हूं। सिंपल। इसमें बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन झाका जब मनवा, मुझसे बुरा ना मिलिया कोई। क्या ये कह रहा है? ये मैं कहा निकला था बुरा ढूंढने के लिए, सब दुनिया ढूंढ ली, बुरा कुछ मिला नहीं। जब मैंने अंदर अपने झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई मिला नहीं। कितना सिंपल है यार। बुरा कौन है? अंडरस्टैंड दिस। बुरा देखने की खुजली किसको थी? किसको थी? मुझे थी ना। बुरा देखने के लिए कौन निकला? बुरा किसको नहीं दिखा?
अंदर किसने झांका और मुझसे बुरा किसको नहीं मिला? प्रॉब्लम की जड़ कौन है? तो बुरा और अच्छा डिसाइड कौन कर रहा है? मुझे हटा दो, ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, ना कुछ ढूंढना है ना कुछ पाना है, जो है वो मुझसे है। कितना सिंपल थॉट है, कबीर के दोहे में लिख दिया है कि नहीं? इसको सब्सटेंशिएट कर दूंगा गालिब के दोहे से, गालिब के शेर से। जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा। जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा। मुझको डुबाया मेरे होने ने, ना मैं होता तो क्या होता? क्या होता मैं? जब कुछ ना था तो क्या था? जब कुछ ना होगा तो क्या होगा? खुदा होगा ना। मुझको डुबाया किसने? मेरे होने ने, न मैं होता तो क्या होता? खुदा होता या कुछ नहीं होता? बताओ ना। ना मैं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता या खुदा होता? या कुछ ना होना ही खुदा होना है कि नहीं? शायद कुछ ना होना ही खुदा होना है, या शायद खुदा को पाने के लिए आपको कुछ नहीं होना पड़ेगा। मतलब जो जो आप खुद से आइडेंटिफाई करते हो उस सबको खोना पड़ेगा। जब कुछ नहीं होगा तब खुदा हो जाओगे। कितना सिंपल थॉट है। खुदा है या नहीं है, उसकी अमानत है या उसका फरेब है, उसको उसका मतलब ही इज प्रेजिंग मी और ही इज कंडेमिंग मी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? खुदा के कॉन्सेप्ट को कौन पैदा कर रहा है? मुझको डुबाया मेरे होने ने। कितने सिंपल कॉन्सेप्ट में पूरी फिलोसॉफी लिख दी है क्या नहीं? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो है। सुना है? सुना है क्या ये? नहीं सुना? क्या है वो? क्या व्हाट डिड आई जस्ट से? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो है। किस बारे में बात हो रही है? एरोगेंस? क्या लगता है किस बारे में? किस बारे में बात हो रही है? कुम्हार को माटी क्या बोल रही है? रोंदना मतलब क्या होता है? कुचलना, प्रेस करना, मोल्ड करना, ताकत लगा के उसको ये करना, डिफॉर्म करना, ये करना होगा। कौन कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना। और माटी उसको कह रही है तू कर ले बेटा आज, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो है। तू क्या तुझे आके मिलना मुझ में ही है ना? सिंपल थॉट है ना। लेकिन उसके बियॉन्ड भी और सिंपल बातें वो बता रहा है। बात वो ये बता रहा है कि वो एरोगेंस की बात नहीं हो रही है, ये क्रेडिट की बात हो रही है। मिट्टी आज फॉर्मलेस है, निराकार है मिट्टी, उसको आकार कौन दे रहा है? कुम्हार। आज तू मुझे निराकार से आकार बना रहा है, कल तुझे आकार से निराकार में मैं कन्वर्ट करूंगी। आज तू शरीर में है, जिंदा है, तो तू एक आकार में है। जब मर जाएगा तब तू निराकार हो जाएगा, आके मेरे में मिलेगा। सो आई एम अप्रिशिएटिंग कि आज तू मुझे निराकार से आकार बना रहा है, इसका मैं चुकाऊंगी कर्ज, तुझे आकार से निराकार में मुक्ति दिला के। साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। कितने सिंपल थॉट में कहा है ना? ये मेटाफिजिकल लेवल पे मैं जाके क्लोज करूंगा, जिसमें मैं महाभारत का पिक्चर के बारे में बात करूंगा। दिस वुड बी माय, मतलब अभी जो बात की ना मैंने कबीर की, इसकी ना गालिब की, है ना, माय एंड स्टेटमेंट, जो एंड वाला पेज होगा, आई विल डिस्क्राइब महाभारत का फ्रंट पेज। महाभारत देखा? भगवत गीता देखिए, क्या है फ्रंट पेज पर? हाँ, क्या है? कृष्ण भगवान है, क्या कर रहा है? रथ है, उसमें कौन है? और रथ चला कौन रहा है? घोड़े कितने? राइट, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। क्या है वो? 5 घोड़े आर माय 5 सेंसरी ऑर्गन्स। वो रथ मेरी जिंदगी है, मेरी सेंसरी ऑर्गन मुझे दौड़ा रहे हैं, और उसकी लगाम जो है वो
मेरा मन है, अर्जुन जो है वो मेरी आत्मा है जो उस शरीर में बैठ के ट्रैवल कर रही है। उस शरीर को दौड़ाने वाले कौन है? वे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। उस लगाम मेरा मन है, और मन अगर सही इंसान के हाथ में है तो मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा इस जीवन को पार लगा देगी। वो सही इंसान कौन है? भगवान, कृष्ण भगवान के हाथ में ना। यहाँ पे भगवान राइटियस बिहेवियर, वर्चू वाला बिहेवियर, इतनी डीप फिलोसॉफी कितने सिंपल फोटोग्राफ में, सिंपल एग्जाम, सिंपल इमेज में कन्वे हो गई है, हो गई है। इससे मैं कंक्लूड करूंगा क्रिसेंडो पे लेके जाकर। उसके हाथ में क्या है? क्या है उनके हाथ में? नहीं नहीं, आत्मा के हाथ में, मतलब अर्जुन के हाथ में क्या है? धनुष है। धनुष कैसा है? राइट। इसके प्रत्यंचा है, इस पे प्रत्यंचा है ना। एरो कब जाएगा? जब इसको पीछे खींच के आगे जाएगा। ये एरो बीच में रखोगे तभी जाएगा ना। फर्स्ट हाफ इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सेकेंड हाफ इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दोनों जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक जिंदगी में जो जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ मैसेज कहाँ है? एक सिंपल इमेज में। और इस पे क्रिसेंडो पे जाकर मैं एंड कर दूंगा, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मेरे में क्या है आप लोगों से अलग? मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं? मैं आपसे इंटेलिजेंट ज्यादा? बोलो यस नो। नो। आप लोगों से ज्यादा बेटर स्किल्स है मेरे लिखने के। आप लोगों से ज्यादा पढ़ा है मैंने। मैंने जिंदगी ठीक से जी है। और जिंदगी ठीक से जीने का मतलब है कि जो जी रहा हूं उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना। और उस ऑब्जर्वेशन को मैं बस लिख पा रहा हूं। ऐसे क्या है? निबंध, कोई बंधन नहीं है। जो जिया उसको आप फ्री फ्लोइंग थॉट में एक्सप्रेस करो, प्रोवाइडेड आपको टॉपिक का इंटरप्रिटेशन करेक्ट आया है। अंडरस्टूड? सो जो है वो आपके अंदर है, उसको बाहर निकालो और देखो एंड राइट इट। अगले 2 मिनट में शांत बैठूंगा, मैंने जो बोला उसको थोड़ा प्रोसेस करो। और आपके अगर कुछ क्लोजिंग थॉट्स हो तो मुझे बताओ कि ठीक है, नहीं ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाउ डिड यू फील, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? ठीक है। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनको मैं कल भी रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑनलाइन मत सुनो, ऑफलाइन देखो। ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेक्टिव, ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया पॉलिटी नहीं है कि जिसमें कोई बुक है जहां से पढ़ के आपको जाके देख लेना है। यहाँ पे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। आज आपका फर्स्ट डे था तो मैंने आपको छोड़ दिया, कल मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको खुद भी इनपुट्स देने होंगे। पिछले 2 घंटे से मैं ही बात कर रहा हूँ। एनी थॉट्स? कुछ भी आपको कहना है? कुछ बुरा बोलना है, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ भी फील होता है वो एक्सप्रेस करो। आज कपड़े ठीक है क्या मानो? हाँ, उस दिन कपड़ों के बारे में बात हुई थी ना। कुछ रैंडम क्या बुरा है आप में? कपड़े बुरे? आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। आई एम नॉट लाइक आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो सरप्राइज एलिमेंट वही था ना, कि अगर थॉट उस एलिमेंट पे आपको मिल जाता है और आपको उस आंसर लिखना है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, तो 4 वर्ड भी पर मिनट नहीं हो पाता है मीनिंगफुल। ये मेरा मैसेज कन्वे करने का रीजन था।
किसी को कुछ नहीं बोलना है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। आप स्पीचलेस हो गए हो, जिसमें मुझे अच्छा फील हो यार भाई स्पीचलेस हो गए सब लोग। या फिर दूसरा ये कि आप कुछ समझा ही नहीं मैंने जो बोला हो। सर आप जैसे एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल दिए चांद का एक्शन का कूलिंग का हम्म। तो इसे डेवलप अरे ऐसे ऐसे एक मिनट में, वो ऑनलाइन बच्चों बिना वजह वो वेट कर रहे होंगे। भाई लेक्चर खत्म हो गया है अभी, सो वी हैव स्टॉप्ड इट। उनके कुछ डाउट्स है वो क्लियर कर रहे हैं। विल मीट टुमारो अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।